राजेश जब विदेश से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और अपनी सास की बातें सुनी कि वह कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपनी पत्नी की असलियत का पता चलता है। वह सबसे पहले अपने गांव पहुंचा। वह गांव जाकर उन्हें इधर उधर ढूंढने लगता है, पर राजेश को उसके माता पिता कहीं नहीं दिखाई देते हैं। वह लाचार होकर अपने ताऊ के घर जाता है और उनसे कहता है, ताऊ जी, मेरे माँ पापा कहाँ हैं? आए तो इसी गांव में थे, पर मुझे तो कहीं दिख नहीं रहे और अपना घर तो रहा नहीं जो वहाँ चलकर देखूं। आप बता सकते हैं क्या? राजेश ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। वाह रे बेटा, भगवान किसी को तेरी जैसी औलाद ना दे। अरे, हमारे भी बच्चे हैं, पर भगवान का शुक्र है कि कोई तुम जैसा एहसान फरामोश नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा, ताऊ जी, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर बताओ तो सही, कहाँ गए मेरे माँ पापा? राजेश ने पूछा। क्यों रे, तू तो ट्रेन से ही इस गांव में आया होगा ना, फिर ना देखा उन्हें कहाँ? जा यहाँ से और मेरा दिमाग मत खा। तुझ जैसे इंसान से मुझे बात ही नहीं करनी है। उस बुजुर्ग ने यह कहा और वहाँ से चला गया। पर उस बुजुर्ग की बातें राजेश के दिमाग में बार बार चलने लगी कि क्यों ताऊ जी ने कहा कि माँ पापा को मैंने स्टेशन पर नहीं देखा? इसका मतलब क्या माँ पापा वहीं थे? यह सोचते हुए राजेश भागा स्टेशन की ओर। राजेश स्टेशन पर आ तो गया, पर इतनी भीड़ उसे अपने माँ पापा कहीं दिख नहीं रहे थे। अचानक ही उसकी नज़र एक बूढ़े भिखारी पर गई, जो लड़खड़ाता हुआ हर किसी के पांव पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था और इशारे से खाना मांग रहा था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। शायद वह गाड़ी रोज़ ही आकर इन गरीबों को खाना खिलाती थी। तभी तो उस गाड़ी के आते ही सारे लोगों ने ऐसे भीड़ लगा दी जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। राजेश दूर खड़ा देख रहा था उस भिखारी को भी। वह भीड़ में घुस नहीं पा रहा था। वह बेचारा कमज़ोर बूढ़ा बार बार भीड़ में घुसता, पर ज़्यादा देर तक उस भीड़ में टिक नहीं पाता। पर वह दोबारा फिर से घुसता। शायद उसकी भूख भीड़ से ज़्यादा परेशान कर रही थी। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला, सबको खाने का पैकेट देने लगा। 1000 बार कोशिश करने पर भी उस बूढ़े के हाथ एक भी पैकेट नहीं लग पा रही थी, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी कि तभी वह बूढ़ा नीचे गिर गया। भीड़ इतनी थी कि उसे दोबारा उठने नहीं दे रही थी और अंत में वह गाड़ी वहाँ से चली गई। पर उस बूढ़े के हाथ में एक भी खाने का पैकेट नहीं लगा। वह जमीन में पड़ा धूल में सना भिलक भिलक कर रोने लगा। राजेश यह देखकर दौड़कर उसके पास गया और कहा, आप रोइए मत, मैं आपको खाना दूंगा, चलिए मेरे साथ। राजेश ने कहा। पर जैसे ही राजेश उस बूढ़े को गौर से देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही उसके पापा जी योगेश जी थे। आज उनकी ऐसी दशा थी कि राजेश भी उन्हें पहचान ना सका। दाढ़ी से पूरा चेहरा ढका, कमज़ोर, मैला कुचैला कुर्ता ऊपर से फटा हुआ। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। योगेश जी को पहचानते ही राजेश रोते हुए उन्हें गले लगाकर कहता है, पापा जी, आखिर आप मुझे मिल ही गए। बताइए माँ कहाँ है? चल हट पहले, अब लेने यहाँ क्या आया है, या फिर यह देखने आया है कि हम मर गए या जिंदा हैं? योगेश जी ने राजेश को अपने से अलग करते हुए कहा, पिताजी, आपका गुस्सा सही है, पर सच में मुझे आप लोगों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता ना
तो मैं पहले ही आकर सब कुछ ठीक कर देता। राजेश ने कहा, अच्छा तो तुझे कुछ नहीं पता था? तू क्या हमें बेवकूफ़ समझता है? चलो मान लिया, पर हमें यहाँ आए लगभग 4-5 महीने हो गए और तुझे अब पता चला हमारे बारे में। तो क्या इन दिनों तू घर पर फ़ोन नहीं करता था, या फिर हमारे बारे में पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं करता था? योगेश जी ने कहा। पापा जी, सीमा ने यहाँ भी अपनी चाल चली। उसने कहा, आप लोग गांव चले गए हैं? मेरे पूछने पर कि हमारा गांव वाला मकान तो बिक चुका है, फिर वह कहाँ गए? तो इस पर उसने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो उन्हें गांव की शुद्ध हवा में जाने का मन था, तो किराए का घर लेकर मैंने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया। मुझे उनकी बात पर शक भी था। राजेश ने कहा। योगेश जी थोड़ा शांत होकर कहते हैं, तो तू अब यहाँ क्या करने आया है, यह बता। पापा जी, आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसकी पूरी दास्तान मुझे जाननी है, फिर मैं सीमा और उसकी माँ को सबक सिखाऊंगा। अच्छा भला आप लोगों को सीमा के पास छोड़कर मैं विदेश चला गया था। मुझे कहाँ पता था कि मैं आप लोगों को ऐसी हालत में देखूंगा। पापा, सबसे पहले मुझे माँ से मिलना है, राजेश ने कहा। फिर योगेश जी राजेश को लेकर शारदा जी के पास गए। शारदा जी एक फटी साड़ी पहने, एक फटे चादर पर बैठी, एक बिस्किट का पैकेट फाड़कर योगेश जी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने राजेश को देखा, वह लड़खड़ाती हुई आई और कहा, क्यों जी, अब क्या यह हमारी हालत देखने आया है? ले देख, खाना है यह बिस्किट, खा ले। माँ, माफ़ कर दो अपने इस नालायक बेटे को, जो अपनी पत्नी की बातों पर आंखें बंद कर भरोसा करता गया। पर माँ, मैं कसम खाता हूँ, आप लोगों की हर एक तकलीफ़ का अब हिसाब होगा, राजेश ने कहा। फिर राजेश अपने माता पिता को लेकर चला जाता है और वह उन्हें अपने ही शहर में किसी दूसरे फ्लैट में रखता है, जो कि उसने कुछ दिनों पहले ही खरीदा था, क्योंकि जिस फ्लैट में अभी उसका परिवार रहता था वह काफ़ी छोटा था, इसलिए उसने एक बड़ा फ्लैट लिया। और यह बात वह सबको अपने लौटने पर बताकर सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, पर वापस आने पर वह खुद ही चौंक गया। उस फ्लैट में राजेश अपने माता पिता से पूछता है, माँ, पापा, आप लोग मेरे जाने के बाद की पूरी बात बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि सीमा ने और क्या क्या छुपाया है मुझसे। बेटा, क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ? तेरे जाने के बाद कुछ महीने तो सब कुछ सही चलता रहा, फिर बहू का व्यवहार इतना अच्छा था कि हम तो खुद को बड़े खुश नसीब समझ रहे थे, पर हमें क्या पता था यह सब तो हमें बस भ्रमित करने के लिए है। शारदा जी ने कहा, बेटा, शायद उसके इरादे पहले से तय थे। उसे किसी भी हाल में हम उस घर में नहीं चाहिए थे। उसका रवैया एकदम से तब बदला जब उसे यह पता चला कि तू अभी साल भर के पहले भारत नहीं आएगा। योगेश जी ने कहा, एक रोज़ हम सुबह उठे तो बहू पूरे घर में कहीं नहीं मिली। हमने इधर उधर देखा पर वह कहीं नहीं थी। हमारे पास जो फ़ोन था उससे फ़ोन लगाया, पर हमारे कई बार कॉल करने पर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी देर बाद वह आई, साथ में एक बड़ा बैग लेकर। हम उसे हैरानी से देख रहे थे। इससे पहले हम मुझसे कुछ पूछ पाते, वह हमसे कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आज से हॉल में ही रहेंगे, इसी कालीन पर सो जाना और अपने सामान को स्टोर रूम में रख दो। मेरी माँ आई है और वह अब से यहीं रहेगी। क्या हम यहाँ रहेंगे? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी ना,
तो एक काम करते हैं, शारदा जी और समधन जी अंदर कमरे में सो लेंगी, मैं यहाँ हॉल में सोफे पर सो जाऊँगा। योगेश जी ने कहा, मैंने कब कहा कि मेरी माँ कुछ दिनों के लिए आई है, वह अब यहीं रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। आप लोगों से जितना कहा है बस उतना ही कीजिए। सीमा ने कहा, क्या राजेश को पता है यह बात? बहू, आप जरा राजेश को फ़ोन लगाइए ना, यह सब क्या हो रहा है? शारदा जी ने कहा, क्या हर बात पर राजेश को बताना? वह वहाँ काम करने गए हैं, कोई घूमने नहीं गए हैं। जो बात बात पर राजेश को फ़ोन लगाओ, राजेश को फ़ोन लगाओ। और वैसे भी उनको सब बताया है मैंने, और उन्होंने ही मुझे यह सुझाव दिया है। सीमा ने कहा, बहू कि ऐसा कहते ही हमने तुझे फ़ोन किया था, पर 1 मिनट उस वक्त तूने भी फ़ोन पर बहू के हाँ में हाँ मिलाया था। फिर अब तू कैसे कह रहा कि तुझे कुछ पता नहीं था? योगेश जी ने कहा, पापा जी, सीमा ने यहाँ भी पहले ही अपनी चाल चल रखी थी। हुआ यूँ था कि अभी आपने कहा कि वह सुबह से ही घर से गायब थी। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसकी माँ को उसके भैया भाभी ने घर से निकाल दिया है, इसलिए वह उन्हें लेने और अपने यहाँ रखने का कह रही थी। फिर उसने कहा कि अगर मम्मी जी पापा जी आपसे पूछे तो आप उन्हें बता देना कि आपको मेरी माँ के यहाँ रहने के बारे में पता है, और आपने भी मुझे फ़ोन पर बस इतना पूछा कि बहू की माँ क्या यहाँ रहेगी हमेशा, इसलिए मैंने भी कहा हाँ। आपने अगर मुझे पूरी बात बता दी होती कि आप लोगों को सीमा कमरे से निकाल रही है तो उस समय ही मुझे सब पता चल जाना था। अच्छा, अब समझा, वह हमारी बातों के बीच में खेलती रही। उसे पता होता था कि तू कब हमसे क्या बात करेगा, और उस हिसाब से वह अपनी बात तैयार रख लेती थी। योगेश जी ने कहा, पर पापा जी, आप लोगों ने कभी मुझे अलग से फ़ोन कर सीमा के बारे में क्यों नहीं बताया? आप यहाँ गांव में आने के बाद भी तो मुझे बता सकते थे ना। राजेश ने कहा, कैसे बताते बेटा, 2-3 बार तुझसे बात करने से हमें ऐसा लगा कि तू अब बदल गया है और बहू की तरफ हो गया है, तो क्या फ़ायदा तेरे सामने अपना दुखड़ा रोने का? यहाँ रहने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, और यहाँ की मालकिन बहू की सुनकर ही रहना पड़ेगा। पर अब समझ आ रहा है कि हमने तुझसे बात ना कर कितनी बड़ी गलती की। शारदा जी ने कहा। फिर योगेश जी कहते हैं, एक बार तो मैं गुस्से में तुझे फ़ोन लगा रहा था क्योंकि बहू ने हमसे कहा कि हमने हमारा ठेका नहीं ले रखा है, क्योंकि तेरी माँ बीमार थी और मैं उसकी सेवा में लगा था। वैसे तो घर के पूरे काम का जिम्मा तेरी माँ पर ही था। तो उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी आ रहे हैं, मम्मी जी आज खाना अच्छा बनाइए। तो उस पर मैंने कहा, क्या तुझे दिख नहीं रहा कि यह बीमार पड़ी है? कहाँ तुझे इसकी सेवा करनी चाहिए और तू उल्टा इसे और काम बता रही है। तो इस पर उसकी माँ ने कहा, बीमारी के लिए दवाई भी तो आती है, यहाँ बैठकर समधन जी की निगरानी करने से बेहतर होगा कि आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए, क्योंकि दवाई खा लेंगी तो राहत मिलेगी और काम करने में भी मन लगेगा, वरना तबीयत ठीक नहीं होगी तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और काम तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसा किसने कहा कि आपकी तबीयत जैसी भी हो काम तो करना ही पड़ेगा? यह नहीं करेगी आज का काम, सुन लो कान खोलकर, मैंने गुस्से में कहा तो बहू ने तुरंत तुझे फ़ोन लगाया और फिर तूने भी तब बहू के हाँ में हाँ मिलाया। योगेश जी ने कहा,
पिताजी, मैंने कहा ना, उसे सब पता होता था। वह जानबूझकर ऐसे ही बातें आप लोगों के सामने छेड़ती थी जिसके बारे में वह मुझसे पहले ही बात कर रखी होती थी। उस दिन उसने मुझे कहा कि अम्मा को डॉक्टर ने सुबह शाम वॉक के लिए कहा है, पर अम्मा नहीं चलती हैं, इसलिए बार बार बीमार पड़ जाती हैं। अगर पापा जी आपसे पूछे कि क्या आप भी वही चाहते हैं तो आप हाँ कह देना, क्योंकि बिना कोई कड़ाई के मम्मी जी कहाँ सुनेंगी। राजेश ने कहा, और हम तुझे फ़ोन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें लगता था कि तू जोरू का गुलाम बन गया है, तो अब हमारी बात कहाँ सुनेगा या समझेगा। शारदा जी ने कहा, इसका मतलब शारदा, उस दिन भी बहू ने राजेश के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाई थी और हमारी यह दशा हो गई। योगेश जी ने कहा, हाँ पापा जी, मुझे वह बात बताइए, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? राजेश ने पूछा। बेटा, तेरे साथ वह छोटी मोटी घटनाओं पर बात करवाकर बहू ने हमारे मन में तेरे प्रति नफरत भर दी ताकि वह इस बड़ी घटना को अंजाम दे सके। क्योंकि हम पहले से तेरे बारे में जानते थे तो फिर तुझसे पूछने का सवाल ही नहीं उठता था। क्या खूब चाल चली है बहू ने? योगेश जी ने कहा। फिर शारदा जी कहती हैं, बेटा, समधन जी का उस घर में जाकर रहना, हम पर अत्याचार करना, यह सब कुछ उनकी पहले से ही बनाई गई योजना थी जो हमें अब समझ आ रही है। एक रोज़ घर पर काफ़ी लोग आए हुए थे। बहू तो कभी किसी से हमें मिलवाने की सोचती नहीं थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे बस रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और क्या बनाना है यह बात कहकर बहू चली गई। तेरे पापा जी को बाजार भेज दिया सामान लाने और मैं रसोई में अकेले हर काम को संभालती रही, यहाँ तक कि जब सब खाने बैठे तेरे पापा जी और मुझे परोसने को कहा, बहू ने। सब वहाँ मज़े से ठहाके लगाकर हमारे बारे में कानाफूसी करते और खाते। समधन भी मुझे यह दो वह दो करके हुक्म देती। काफ़ी देर यह सब करने पर भी तेरे पापा जी का गुस्सा तब उबल पड़ा जब समधन जी ने अपना जूठा पानी तेरे पापा जी के मुंह पर फेंक दिया, क्योंकि वह सही से खाना परोस नहीं रहे थे। तेरे पिता जी ने भी गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ी सब्जी की कटोरी समधन जी पर फेंक दिया, तो इस पर बहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शायद उनका यही इरादा था, हमें उकसाने का। फिर वहाँ मौजूद सभी खड़े हो गए। समधन जी ने कहा, बेटा, दामाद जी ने जो कहा वह करना, निकाल इन भिखमंगों को घर से बाहर। वह तो कब से कह रहे हैं, पर तू ही है इन पर तरस खाए बैठी है। देखा आज इनकी हरकत, आज मेरे ऊपर सब्जी फेंकी है, कल को गरम चाय ही फेंक दे मुझ पर या तुझे जला दे। जब उनके बेटे ने ही इन्हें घर से निकलने को कहा है तो तू क्यों इनसे मोह रखती है? हाँ सच कहा माँ, इन्हें तो मैं आज ही घर से धक्के मारकर निकालती हूँ। इनकी इतनी हिम्मत! अरे इन पर तरस खाकर मैंने इन्हें यहाँ रहने दिया और यह हैं जो मेरे इस एहसान का बदला ऐसे चुका रहे हैं। आप दोनों अपना सामान बांधो और निकलिए इस घर से। चाहे तो अपने बेटे को फ़ोन कर सकते हैं, पर मैं जानती हूँ वह तो मुझे ही हड़काएंगे कि इनको मैंने पहले ही क्यों नहीं निकाला। बेटा, उस दिन भरी दोपहर में बिना खाए हम घर से निकाल दिए गए। हम और जाते कहाँ, हम अपने गांव आ गए, पर घर तो अब था नहीं। कुछ दिन तो तेरे ताऊ ने हमें आश्रय दिया, फिर उनके घर में भी हमारी वजह से कलह होने लगी। आखिर कौन किसको कितने दिन रखेगा भला? फिर हमारे पास
यहाँ आकर भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। पर कमलेश भाई अभी भी हमारी काफ़ी मदद करता है, शारदा जी ने कहा। पर बेटा, जब तुझे कुछ पता ही नहीं था तो अब कैसे पता चला हम यहाँ हैं? योगेश जी ने कहा। पापा जी, आप लोगों को घर से निकलने के बाद सीमा ने मुझसे कहा कि आप लोग अपने गांव चले गए हैं, और फिर मैंने जब उससे गांव का नंबर मांगा तो उसने कहा कि आप गांव वाले के साथ 4 धाम यात्रा पर गए हैं, और तब आपका फ़ोन नंबर लग भी नहीं रहा था। शक तो मुझे तभी हो गया क्योंकि तीर्थ पर आकर आप सचमुच जाते तो एक बार मुझे ज़रूर बताते। बिना बताए अचानक नहीं जाते, और इसलिए दाल में कुछ काला जानकर मैं घर वापस आया बिना किसी को कुछ बताए। मेरे पास घर की चाबी तो थी ही, जिसके सहारे मैं घर के अंदर चला गया तो वहाँ कमरे में माँ बेटी बैठी सारी बातें कर रही थी, और वह मैंने सुन लिया जहाँ मेरी सासू माँ कह रही थी कि सीमा, उस बूढ़े बुढ़िया को यहाँ से निकाल तो दिया, पर एक बार पता तो करती कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। और कहीं उन्होंने दामाद जी को सब कुछ बता दिया तो माँ, वह अपने बेटे से इतना नाराज़ है कि वह कभी उन्हें फ़ोन करने का सोच भी नहीं सकते। इस बात से निश्चिंत रहिए, और अभी उनके आने में काफ़ी समय है, तब तक वह बूढ़े बुढ़िया ऊपर चले जाएंगे। गरीबी में भला कितने दिन जिएंगे, सीमा ने कहा। पर जब दामाद जी पूछेंगे उनके बारे में तब क्या बताओगी उन्हें? सीमा की माँ ने कहा। माँ, वैसे जब तक वह यहाँ भारत आएंगे तब तक कुछ और सोच लेंगे। और क्या, वैसे अभी वह बूढ़े बुढ़िया अपने गांव गए हैं, ऐसा पता चला है, सीमा ने कहा। मैं सीमा की बात सुनकर उल्टे पांव वहां से निकलकर सीधा यहाँ आ गया। सोचा पहले आप लोगों को ले लूं, फिर उन लोगों को उनकी असली औकात दिखाऊंगा। अब आप लोग देखना मैं कैसे उन माँ बेटी को मज़ा चखाता हूँ, राजेश ने कहा। अगले दिन राजेश सीमा के सामने हाजिर हो जाता है। सीमा राजेश को देखते ही हैरान हो जाती है, जिस पर राजेश कहता है, सीमा, एक खुशखबरी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। तुम्हारा वीज़ा बन गया है, परसों ही निकलेंगे। अब माँ पापा जी तो 4 धाम की यात्रा पर चले गए हैं, और उनका तो अभी यहाँ आना होगा नहीं, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने का इंतज़ाम कर दूँगा। इस बात से सीमा बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे नाचने लगती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, पर बेटा मेरा क्या होगा? देखो माँ, इतने दिन तो मैंने आपको रख लिया, अब आप जाओ भैया के पास। कोई बेटी के घर इतने दिन रहता है क्या? उनसे माफ़ी मांग लो। आपके चलते मैं अपना विदेश जाना तो छोड़ नहीं सकती ना। पता है कितने लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए। सीमा के ऐसा कहते ही उसकी माँ हैरान हो गई, और सीमा ने उन्हें अगले दिन ही विदा कर दिया। सीमा खुशी खुशी अपनी तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, राजेश और वह फ्लाइट में बैठते ही राजेश उससे कहता है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। फिर फ्लाइट उड़ने का समय हो गया, पर वह नहीं लौटा। सीमा घबराते हुए अपने बैग से अपना फ़ोन निकालकर राजेश को फ़ोन लगाना चाहती थी, तो एक कागज़ उसके हाथ लग गया। जब सीमा उस कागज़ को खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है, जाओ मज़े करो अकेले विदेश में, अब तुम्हें पता चलेगा बिना किसी सहारे के किसी को अकेला छोड़ देने पर क्या
होता है। तुमने मेरे माँ पापा जी को घर से निकाला था ना, अब उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब तुम भी भीख मांगना विदेश में, और जब भीख मांगकर पैसे इकट्ठे हो जाएं, आ जाना वापस मेरे पास। तब मेरा मन होगा तो मैं तुम्हें रख लूँगा। जब तक वह लेटर पढ़कर सीमा ख़त्म करती, फ्लाइट भी उड़ चुकी थी। राजेश अपनी पत्नी सीमा को फ्लाइट में बिठाकर वहाँ से चला गया और अपने माँ बाप के पास रहने लगा। अब वह अपने माता पिता की बड़ी अच्छे से सेवा करता था। उनका ख्याल रखने के लिए एक फुल टाइम मेड का इंतज़ाम कर दिया था, जो कि उनका दिन रात अच्छे से ध्यान रखती थी। और वहीं दूसरी ओर सीमा विदेश में जाकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि वह कभी विदेश तो गई ही नहीं थी, जिस कारण उसे वहाँ की बोली भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। अब वह भी दर दर भटक रही थी। तो दोस्तों, राजेश ने अपनी माँ बाप का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।